गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। दक्ष इज आस्किंग कि सर आपने टिकट बुक करवा ली क्या इंडिया पाकिस्तान के मैच की। वैसे ये बात कैसे आई दक्ष, ऐसे ही पूछ रहा हूँ अभी एकदम सडनली। हैं दक्ष? हम्म, नहीं, ऐसे एक दक्ष ने लिखा कि सर क्या आपने भारत पाकिस्तान मैच की टिकट बुक करवा ली क्या। एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी 15 मिनट्स पहले बात यही हो रही थी। इसी की बात चल रही थी यार, वो टिकट का, क्योंकि अभी टिकट ओपन नहीं हुई है और फिर पता ही है ना भारत पाकिस्तान का मैच है। तो टिकट नहीं, लगता है कि नॉर्मल वे में तो क्या मिलने वाली है। अच्छा, कोइंसिडेंस है, चलो कोई बात नहीं। मैं कभी केबीसी में गया था, देखने गया था, बट वहाँ ऑडियंस में मैं जरूर था। केबीसी के ऑडियंस में मैं जरूर गया था, और जिस दिन मैं गया था उस दिन वहाँ पर वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली दोनों आए थे। तो वो उस दिन कुछ वो था ना, स्पेशल शो टाइप्स कुछ कह सकते हो। तब मैंने पहली बार श्री 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 अमिताभ बच्चन जी को, मतलब सामने सामने देखा। बाकी टीवी पे तो देख ही रहे नहीं। कोई कह रहा है कि सर अमिताभ बच्चन को थर्मोडायनिक्स पढ़ाई क्या। सही है बेटा। है? ओहो हो, तुम लोग है ना, देखो यार है ना। चलो जी चलो। अब तुम है ना, बस अभी मुझे पढ़ाने दो सीरियसली। हाँ, एक्चुअली इस कैमरे का सेटअप थोड़ा अलग है, आज स्टूडियो जो है वो बदल गया। तो आज वाला जो स्टूडियो उसका सेटअप थोड़ा अलग है। तो इसीलिए मैं वापस ऊपर तक आ गया। हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा है, ह्यूज सा नहीं ऐसा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वैसे ये नीचे वाला पोर्शन भी ज्यादा दिख रहा है। हम्म। चलो, अब अब बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क क्या था जल्दी से बता दो। जल्दी से बेटा, कोर्स कंप्लीट करना है। आईआईटी के किस्से, देखो दो चीजें होती है। देखो आईआईटी के जो किस्से होते हैं ना, मतलब तुम भी जानते हो, वो यहाँ पर तो क्या बोल सकते हो आप। पहली चीज, दूसरी हमारे पास सीरियसली यार कोर्स भी कंप्लीट करना, नहीं तो तुम क्या बोलोगे वो मुझे भी पता है। तो क्या होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में? जेई मेंस था क्या, क्या था 1 से 50? 1 से 50 केमिकल काइनेटिक्स। यस यस, जल्दी से बताओ। होमवर्क क्या था? केमिकल काइनेटिक्स। यार ये लगता है कमेंट आने बंद हो गए ऐसा।
कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट बंद हो गए। चलिए, जेई मेंस 1 to 50, इन सब में डाउट है कार्तिक? 1, 6, 8, 10, 17, कार्तिक ने लिखा है 1, 6, 8, 10। अभी देख लेते हैं। 17 में भी डाउट है, 11 में भी डाउट है। चलो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। हाँ, चलो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या हो गया यार 1 में? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंजेस फ्रॉम 10 to 20 moles in 10 seconds। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी 10 से 20 यानी 2। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज 1.5 टाइम्स, यानी 3/2 टाइम्स रेट ऑफ disappearance of B. The rate of appearance of D has been experimentally determined to be 9। ये वैल्यू कितनी है? 9। तो हमें क्या बतानी है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो dB अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो अब यहां से अगर हम देखें, a प्लस बी कन्वर्टिंग इंटू सी प्लस डी, इन सबको अरेंज करो। कहां प्रॉब्लम है इसमें? इन सबको अरेंज कर लो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है आपको। तो अब मेनली यहां पर क्वेश्चन में हमें स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दे रखे हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये समझ में आ गया नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। Γ1 Γ2 तो किससे निकालें? dc अपॉन dt, कुछ ना कुछ तो निकलेगा बेटा। 1/Γ3 इक्वल्स टू 1/Γ4 डी dt। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो यहां से, और ये सी की 2, तो 1/Γ3 इंटू 2 इक्वल्स टू 1/Γ4 इंटू 9। तो यहां से हमारे पास कुछ रेशियो आ जाएगा, Γ4 अपॉन Γ3 इक्वल्स टू 9/2। Γ4 की वैल्यू 9 ले लेते हैं, तो ऐसे ही वैल्यूज लेना। Γ4 की वैल्यू 9 ले लो, तो Γ3 की वैल्यू कितनी हो गई?
2, और अब इसको रिलेट करें 1/γ2 इक्वल्स टू 1/γ3 dc/dt। अगेन ये वैल्यू कितनी है 2, ये 6, तो γ3/γ2 इक्वल्स टू 1/3, बट ये वैल्यू अगर 2 है तो ये वैल्यू 6, तो γ2 की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो बस यही मान लो मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट होने चाहिए, मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट होने चाहिए। अब देखा जाए तो c का कोफिशिएंट 2 कह सकते हो, क्योंकि इसको चेंज किया तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, तो c का कोफिशिएंट 2, तो इसको डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी 1। d से भी करोगे तो d की रेट कितनी है 9, और d का कोफिशिएंट कितना है 9, तो d से रेट निकालोगे वो भी कितनी आएगी 1। चाहो तो आई थिंक आप b से भी कर सकते हो, b का कोफिशिएंट तो आप कह सकते हो मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट से आप कर लो, हो जाएगा। अच्छा वो मैंने ये रेट थोड़ी गलत निकाल, नहीं ये मैंने 2 क्यों लिखा। वैसे एक चीज बताऊं मैं, मुझे जो समझ में आ रहा है, ये वैसे मैंने गलत लिखा लेकिन आंसर तब भी सही आ रहा है। वैसे ही इसकी वैल्यू 1 जैसे ही होगी, ये जैसे ही 1 होगी, ये सब भी चेंज हो रहे हैं, तो आ जाएगा। इसको 1 लेके फिर कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, अरेंज करो बेटा, जैसे मैंने किया है वैसे अरेंज करो, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हाफ लाइफ दे रखा है 3.33 आवर्स आफ्टर 9 आवर्स फ्रैक्शन। ये बहुत आसान है भाई, इसमें क्या डाउट है 6th में। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के की वैल्यू ln 2/3.33 1/9 ln 80/A0, 80/A0, ये वैल्यू ही आपको निकालनी है। द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सुन रहे हो मेरी बातें। मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन वाला केस लिया था, याद है आपको, ए कन्वर्टिंग इनटू बी। ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और एक बैकवर्ड रेट कांस्टेंट था। ए की जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस थी, ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल्स टू के एफ इंटू ए और माइनस के बी इंटू बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट किस पर डिपेंड करेगी, बी की कंसेंट्रेशन पर। तो ये जो ए और बी के कोफिशिएंट है वो क्या है, के एफ और के बी। अब इस क्वेश्चन में आप देखो रिएक्टेंट क्या है, PtCl4, तो PtCl4 का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, KF, यानी KF की वैल्यू आ गई 4.8 इंटू 10 की पावर -5, और KB की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 इंटू 10 की पावर -3। इनका रेशियो ले लो, रेशियो लेने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, KF/KB। कंपेयर कर दिया और कुछ नहीं किया यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10, उसके अलावा किसी ने 8th और पूछ लिया है। 8th में मुझे लगता है एक जगह गड़बड़ है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही आया था जेई मेंस में, लेकिन इसमें गड़बड़ है। एक गड़बड़ तो क्या है कि इन्होंने जो थर्ड कर्व बना रखा है सी वाला, जेई मेंस में भी ये इसी तरह से पूछा गया था।
जेई मेंस में भी ये इसी तरह से पूछा गया था, और इसमें इश्यू ये है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अब यहां मामला फंसता है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर का कर्व होता है वो तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या इसे टाइपिस्ट की एरर माना जाए कि वो थोड़ा सा इधर खिसक गया, ढंग से कर्व प्लॉट नहीं हुआ। तो यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये जो थर्ड ऑप्शन है, क्या हम मान लें कि ये एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये टच कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर है, और नहीं कर रहा है तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है साहब। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं यहां पर, सॉरी गलत बोल दिया, एक्स एक्सिस को नहीं, वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को नहीं वाई। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो ए वाला जो कर्व है रेट कांस्टेंट, तो ए वाला कर्व कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर को। बी वाला कर्व टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी कौन सा ऑर्डर हो गया, जीरो। सी ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, डी ऑप्शन पर आ जाओ। डी ऑप्शन ना तो जीरो ऑर्डर का है ना फर्स्ट ऑर्डर का है, कंसंट्रेशन किसी की कांस्टेंट नहीं रहती, कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कम होगी होगी। और ई ऑप्शन रेट कंसंट्रेशन के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, अगेन कौन सा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ये कंफर्म है साहब, ये कंफर्म है। बट उनका आंसर थोड़ा अजीब सही था। इसका आंसर जेई मेंस में जो आया था वो थोड़ा अजीब सा ही आया था। ये कौन सा क्वेश्चन है, एट्थ। दिल्ली, आगरा, बॉम्बे जीरो ऑर्डर, और कैलकाटा और ई फर्स्ट ऑर्डर। तो वैसे शायद उन्होंने कुछ और भी आंसर दिया, बट इसको अगर हम फर्स्ट ऑर्डर मान सकते हैं। और कोई ऑप्शन मुझे नहीं लग, हाँ बॉम्बे भी सही है और दिल्ली भी सही है। कंफ्यूजन इसका है, अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर मानते हो तो दिल्ली सही है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं मानते हो तो बॉम्बे सही है। ई में क्या गड़बड़ है बेटा दीपक, ट्वेल्थ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में सबसे ज्यादा स्लोप सी का दिख रहा है, फिर ए का दिख रहा है, फिर डी का दिख रहा है, और फिर बी का। अब उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लो, कैलकाटा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th में क्या डाउट है भाई, नहीं बता रहा, 11 जैसे बहुत सारे कर लिए। 17, देखो इसमें नो डाउट जेई मेंस के कुछ कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी क्लियरिटी नहीं है। जेई मेंस के जितने आप मुझसे डाउट पूछोगे ना, एक चीज मैं पहले ही बता दूं, देखो जेई मेंस वालों को अब क्या हो गया ना, इतने सारे पेपर बनाने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है, वो चेक नहीं होती प्रॉपर, और उसके कारण प्रॉब्लम्स आती है। तो मोस्टली जो आप क्वेश्चन मेरे से पूछोगे ना, मैं फैक्ट बता दूं, उसमें से 50% में क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि बाकी तो आप वैसे ही कर लोगे, मुझसे पूछोगे ही नहीं यार। 50% से ज्यादा वही क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो जिसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये मैं लिख के कह रहा हूं, पहले कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले मैं 17 बता देता हूं, फिर 16 भी बता दूंगा। 16 में इनिशियली कहा जा रहा है कि जो बैक्टीरिया है उसकी रेट
बढ़ रही है, रेट बढ़, बैक्टीरिया थोड़ा सा अलग केस होता है, उसकी रेट धीरे धीरे बढ़ती रहती, ग्रोथ हो रही उनकी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से अगर जीपी बन रही ना, 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अगर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद ये बढ़ रहे हैं तो एक जीपी बन रही है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग नहीं, फर्स्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में एक इनिशियल इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ए डोज ऑफ एंटीबायोटिक टेकन ऑरली needs 1 hour to reach the wound. Once it reaches there, the bacterial population goes down as, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इसके अकॉर्डिंग कम हो रही है। हमें क्या पूछा जा रहा है, आफ्टर 1 आवर कर्व कैसा होगा। 1 आवर से पहले की बात ही नहीं हो रही भाई, 1 आवर के बाद वाली, यानी हमारा t इक्वल्स टू 0 ही 1 आवर है, हमारा स्टार्टिंग ही कहां से है, 1 आवर से, उससे पहले फिर करना क्या है हमें। और 1 आवर के बाद बैक्टीरिया की पॉपुलेशन किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, dn अपॉन dt इक्वल्स टू -5n²। यानी आप चाहो तो इस माइनस को इधर लेके आ जाओ, ये किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, फर्स्ट ऑर्डर का सॉरी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, n का स्क्वायर, यानी किसके फॉर्म में लगेंगे, सेकंड ऑर्डर के, 1 अपॉन एन टी माइनस 1 अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 5t जो भी है। तो अगर मैं 1 अपॉन एन टी वर्सेस टी का कर्व प्लॉट करूंगा तो ये कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, देख लो आप, दिल्ली। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देन क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है। क्या बात है, कमेंट कुछ चुपचाप हो तुम, क्वेश्चन हो गए नहीं किए, क्या चक्कर है भाई, हैं? समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं, या ऐसे ही हवा में। आंसर इसका कैलकाटा नहीं है, दिल्ली कर लो, दिल्ली कर दो, 17 का दिल्ली कर देना, अगर कैलकाटा दे रखा है तो गलत है, दिल्ली कर लेना। सेवनटीन में एस सच रॉन्ग तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी कि 1 आवर तक ये हो रहा था, उसे हमें क्या करना, आपने पूछा कर 1 आवर के बाद कैसे होगा, तो वो इनिशियल इंफॉर्मेशन कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप देखोगे तो इस तरह का कर्व बना हुआ है, 0, 5, 10, 15 और ये 20, राइट। यहां है a+b, यहां है c और यहां है d। क्या पूछा जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ a+b फ्रॉम c हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। डेफिनेटली यहां से लेके यहां तक तो सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, जब c से a और b बन रहे हैं, आगरा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म c फ्रॉम, अच्छा ए और बी से सी बनाना है और डी बनाना है, तो सी की एक्टिवेशन एनर्जी 15 और डी की एक्टिवेशन एनर्जी है 10। तो एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी, ये गलत हो गया भाई, सी की एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम, इसमें लिखा होना चाहिए फ्रॉम ए टू बी, बट वो अंडरस्टूड है। तो ए और बी से सी की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, डी की कम है। काइनेटिकली किसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, A+B से अगर D बनाना है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है।
काइनेटिकली ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली क्योंकि सी की एनर्जी कम है तो सी इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, डी काइनेटिकली मोर स्टेबल क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारा पढ़ते हो, राइट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, केसीपी, टीसीपी, राइट भार्गव, बिल्कुल सही। आज कमेंट बड़े धीरे धीरे आ रहे हैं। खाना खाया नहीं क्या? क्या बात होगी संडे को? क्या हुआ? घर वालों ने पिटाई विटाई तो नहीं कर दी तुम लोगों की? तो बॉम्बे गलत है, बॉम्बे ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, 17, नेक्स्ट 21, 24, 32। कहां तक दिए थे क्वेश्चन? 30, 50 तक। 21, 24। बाकी जनता भी पूछ लो यार, संडे था। भूल गया मैं, मेरी चाय ठंडी हो गई। चलो 24 बताता हूं यार। 24 जैसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। 21, अच्छा 21 क्वेश्चन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। लोकेश बेटा, कुछ बोलूं मैं? हाँ मुझे सब पता है, कितना टाइम हो गया, क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैं फैक्ट बता दूं, जेई मेंस वालों को शायद नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या पूछ लिया। जो हमें रेट दे रखी है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। सबसे पहले आपको यहां ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना पड़ेगा। जब बी की ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी की कंसंट्रेशन चेंज हुई तो रेट में कोई चेंज ही नहीं है। मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0, ए के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो कंसंट्रेशन डबल होने पर रेट डबल हो रही है, तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1। यानी इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो ए की पावर 1 होगी। यहां पर हमें रेट दे रखी, अब ये रेट कौन सी? रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो ये के बी विथ रेस्पेक्ट टू आर होगा। तो अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन 6.93 इंटू 10⁻³ के आर इंटू ए की कंसंट्रेशन 0.1, यानी के आर इक्वल टू 6.93 इंटू 10⁻²। बट ये के विथ रेस्पेक्ट टू आर है,
और अब जब ए का टी हाफ निकालना है तो जितने भी फॉर्मूले, मैंने आपसे कहा था जितने भी फॉर्मूले हम यूज करते हैं जो डेरिवेशन किए हैं, उसमें हमारा के विथ रिस्पेक्ट टू ए है, और यहां पर के विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ए का कोफिशिएंट 2 है, इक्वल्स टू के आर, तो यहां पर के की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 6.93 इंटू 10⁻²। अब इससे टी हाफ आपको निकालना पड़ेगा, टी हाफ इक्वल्स टू ln 2 अपॉन दिस के 2 इंटू 6.93 इंटू 10⁻, ये 0.693, ये 10 हो जाएगा, यहां 10 बचेगा ऊपर, यानी आंसर आएगा 5। और अगर आपने ये 2 नहीं लिखा है तो आपका आंसर आ जाएगा 10 और आंसर बदल जाएगा। बिल्कुल सही आर्चित। यस बावादीप, मैंने कहा था जेई मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ढंग से करना। 23 क्लास में ही बता चुका हूं, 23 क्लास में बता चुका हूं, दोनों ही कर्व सही है, आगरा भी सही है, बॉम्बे भी सही है, फर्स्ट भी सही है, 23rd में सेकंड भी सही है। बिल्कुल सही कर्व है, और सेम क्वेश्चन मैंने कहा था जेई एडवांस में भी आया, लेकिन जेई एडवांस में क्वेश्चन सही नहीं था, जेई मेंस में बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने कर्व ही 300 डिग्री सेल्सियस तक प्लॉट किया है। एक्चुअल में सब डिस्कस हो चुका वैसे तो लास्ट क्लास में, बट ये कर आगे जाएगा तो ऐसे होगा ना, तो इन्होंने तो आगे प्लॉट ही नहीं किया, यहीं तक प्लॉट किया है। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन जो किए हैं नोट्स में उसको अच्छी तरह से करो, उसको अच्छी तरह से करो। भावादीप बिल्कुल रीडिंग करनी है, काइनेटिक्स की एनसीईआरटी रीड कर लेना। 29th करो, खुद करो रिलेट। देखो कोई भी क्वेश्चन जो जेई मेंस का आया है ना, कुछ अलग है, बाकी क्वेश्चंस को S1 O1 से रिलेट करने की कोशिश करो, बाकी क्वेश्चन को S1 O1 से रिलेट करने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 29 बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, जो पूछ रहे हैं ना वो मेरे सामने मत आना प्लीज, बिल्कुल सामने मत आना मेरे। अगर ये क्वेश्चन अभी भी पूछना पड़ रहा है तो भाई, हम्म, ये कर्व मैंने ओरिजिन से क्यों नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट किया। एक्स एक्सिस पर देखो, यहां डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ये केल्विन में होता, केल्विन में होता तो ऐसे स्टार्ट होता। अगर टेम्परेचर केल्विन में, केल्विन में 0 डिग्री यानी -273 डिग्री, तो 0 डिग्री कहाँ आएगा, यहां आएगा, और 0 डिग्री यहां आएगा, तो कर्व यहीं से स्टार्ट हो। समझ में आई बात। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 23 जेई मेंस का है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दीपक बेटा चुपचाप देखो मेरे से, मैंने पहले भी बोला है कि अगर डिस्कशन या जो भी चीज चले उसमें इररिलेवेंट क्वेश्चन पुट नहीं करोगे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर देखो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, और फिर तुम जानो, फिर मत कहना कि सर ने ये बोल दिया आज तो। चलो आज के लिए इतना ही, एक काम करो 30 तक हमने डिस्कस कर लिए, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करूंगा। 30 तक डिस्कशन हो गया है, बाकी के मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा।
तो लास्ट क्लास में हमने चार्ट बना लिया था, राइट? तो अब हेडिंग डालिए, pH of a solution containing strong monoprotic acid or base। हाँ, चार्ट का एक ही कॉलम बनाया, उसके बाद मैंने कुछ बोला था, याद है? कि बाकी के कॉलम्स नेक्स्ट क्लास अभी नहीं बनाएंगे, जब हम करेंगे तब बाकी के कॉलम्स का भी लिखेंगे। आधे ही हुआ है, उतना ही है। तुम भूल गए बेटा वापस क्या बोला जो मैंने? अब यहां पर याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के केस में दो केसेस बनेंगे। अब दो केसेस क्यों बनते हैं वो समझाता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। अब आप पानी में जब आप एसिड या बेस डालते हो तो एसिड और बेस आपको पता है H+ और OH आयन देगा, लेकिन पानी में भी तो ऑलरेडी H+ और OH आयन है। हाँ, ये अलग बात है कि वो बहुत कम है, लेकिन कुछ तो है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या वाटर के कारण जो H+ और OH आयन है, क्या उसे कंसिडर करना है या उसे कंसिडर नहीं करना है, मतलब क्या उसे नेग्लेक्ट करना है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक कंडीशन है, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अभी आप ये दिमाग मत लगाना कि सर ये कंडीशन कहां से आई है। अभी आप पहले ये दिमाग लगाना कि हाँ, मुझे ये कंडीशन याद रखनी है। ये कौन सी कंडीशन कैसे आई है, देखो मैं आपको बताऊं, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे हुआ है। मोस्टली कंडीशंस, मोस्टली मैं आपको बता दूं, जितनी भी कंडीशंस यहां पर हम लिख रहे हैं ना, कि मैंने बोल दिया ये नेग्लेक्ट कर लो, इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो सब हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल इन द सेंस कि आपने नेग्लेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व किया, बिना नेग्लेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों में आंसर में डिफरेंस निकाला और देखा कि परसेंटेज वाइज कितनी एरर आ रही है। अगर वो परसेंटेज एरर 2-3% तक है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नेग्लेक्ट करके और बिना नेग्लेक्ट किए हुए आंसर में डिफरेंस 10%, 15% इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये इसी तरह से सारी कंडीशंस निकल के आई है। बट अभी मैं आपसे यही कहूंगा कि इस पर फोकस ना करें कि सर ये क्यों, ये कंडीशन कैसे है। अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि सर ये नेग्लेक्ट करना, अच्छा ये कंडीशन है, इस पर ये करना होता है, इस पर इसको नेग्लेक्ट करना होता है। वो कंडीशंस पहले याद रखो, वो इंपॉर्टेंट है। तो केस 1, यहां पर दो केसेस हम लेंगे। केस 1, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस जो भी है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶m। अब यहां अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो आपको भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही बोलना है। ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶। इस पर करना क्या है? अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ या उससे ज्यादा है, तो ये मान लो कि पानी के कारण जो H+ या OH आयन आ रहे हैं वो बहुत कम है और हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी H+ आयन कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड। हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब H+ आयन केवल किसके कारण आएंगे? जो एसिड या बेस आपने डाला है उसी के कारण आएंगे। और जो एसिड और बेस हम डाल रहे हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग वर्ड का यहां पर क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग का यहां पर मतलब है कि जो 100% आयोनाइज होता है, यानी जिसका अल्फा जो होता है वो 1 होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब जिसका अल्फा
1 होता है, जो 100% आयोनाइज होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पर अगर लेट से HCl की कंसंट्रेशन है C, तो इसके कारण H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, C, और वही आपका आंसर है। यानी अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 0.1, सॉरी HCl की कंसंट्रेशन 0.1, तो H प्लस भी 0.1, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻², तो ये भी 10⁻², ये 10⁻³ तो ये भी 10⁻³ खत्म। जनरली अगर मैं आपको बात करूं कौन से एसिड्स को हमें पता होना चाहिए कि यार ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इवन एग्जांपल्स कुछ याद रखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड मोस्टली HCl, HBr, HI, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HClO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, और भी बहुत सारे होंगे, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन राइट नाउ हाँ ठीक है, ये कुछ कॉमन से स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि 100% आयोनाइज होते हैं, मतलब उनका अल्फा 1 होता है। तो जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वही H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। अगर मैं बेसिस की बात करूं तो KOH, NaOH, सीडियम हाइड्रोक्साइड, जो फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हो। आलोक भाई साहब एक और हैं जो पूछे सर ये मोनोप्रोटिक का क्या मतलब है। वेरी गुड बेटा, पूछो पूछो। 2+2 क्या होता है, हाँ पता है क्या? 2+10 क्या होता है? अच्छा 13+33 क्या होता है, ये भी पूछो। नहीं, प्रसन्ना ऐसा कुछ नहीं बोलना कि वीकेंड से आईओसी एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखो कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स है, वो आपको याद होने चाहिए। बाकी और इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग। बेटा मोनोप्रोटिक लिखा हुआ है, फर्क पड़ता है क्या मोनोप्रोटिक से? हैं, मोनोप्रोटिक का मतलब पता है आप लोगों को? बहुतों को मोनोप्रोटिक का मतलब नहीं पता है। वेरी गुड। मोनोप्रोटिक का मतलब ये होता है कि जो एक ही H प्लस आयन देता है या जो एक ही OH आयन देता है। यहां पर एसिड के लिए वर्ड यूज होता है मोनोप्रोटिक, और बेस के लिए मैं लिखवा देता हूं यहां पर, बेस के लिए वर्ड यूज होता है मोनोहाइड्रोक्सिक। बस इसके बाद मत पूछना बेटा, है ना। जो एक ही H प्लस आयन देता, बिल्कुल सही। रूप, ऋतुराज, रूपकथा, भार्गव, अभिनंदन, हर्ष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक सिंपल सा केस हो गया कि अगर एसिड या बेस की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से ज्यादा है तो वाटर के कारण H प्लस आयन को नेग्लेक्ट कर दो, यानी भूल जाओ कि वाटर से भी H प्लस आयन आ रहे हैं, वो इतने कम होंगे कि आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। देन केस 2 पर मैं आ रहा हूं। केस 2, इफ concentration is less than 10⁻⁻⁻⁶. Concentration is less than 10⁻⁻⁶. अब यहां पर आप वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो लिखिए यहां पर H प्लस आयन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। निधि आप बाद में देख लेना बेटा। तो यहां पर अब हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है वाटर से H प्लस आयन कितने आ रहे हैं। अच्छा मैं आपको फिर पहले भी बता चुका हूं, अभी वापस कह रहा हूं, इस चैप्टर में कुछ नहीं गिवन है। तो मान लो टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ऐसा कहते हैं कि पानी से जो H प्लस आयन आ रहे हैं वो 10⁻⁻⁷ है। मान लो आपने पानी में HCl डाल दिया, HCl डाल दिया, और HCl की कंसंट्रेशन है C, पानी से H प्लस आयन 10⁻⁻⁷, तो क्या C प्लस 10⁻⁷? नहीं,
क्योंकि पानी से H प्लस आयन और OH माइनस 10⁷ तब है जब प्योर वाटर है। जब प्योर वाटर, अगर आपने इस पानी में बाहर से कुछ H प्लस या OH आयन डाल दिए तो अब ये पानी उतना आयोनाइज नहीं होगा। दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। यानी अब इस वाटर पर इस HCl का क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अब ये पानी पहले ही बहुत कम आयोनाइज हो रहा था, और कम होगा, और कम होगा। अब कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 10⁻⁷ नहीं होगा। वो अब कैसे कैलकुलेट करें हम? तो ऑलरेडी HCl के कारण पानी में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी है? C। HCl देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इवन आपको एक चीज बताऊं, वाटर जो है ना H प्लस भी देता है, OH आयन भी देता है। वाटर को आप एसिड भी बोल सकते हो, साथ में बेस भी बोल सकते हो, क्योंकि H प्लस भी दे रहा है, OH आयन भी दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। इवन लास्ट क्लास में हमने इसका अल्फा निकाला था, आप लोगों को याद हो, जो कि 1 से बहुत कम है। तो यूं कहते हो पानी जो है ना, यू एक तरह का है तो वीक एसिड या वीक बेस बोल सकते हो, जो कि 100% आयोनाइज नहीं होता है। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। बहुतों को लगता है सर पानी का HCl पे नहीं लगेगा क्या? ये वही वाली बात हो गई। देखो बेटा, हम्म, कौन से एग्जाम्पल यूज करूं? बहुत सारे दिमाग में तो बहुत सारे आ रहे हैं। हम्म, कि आज मान लो, चलो थोड़ा मतलब कोई वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या होगा? समथिंग लाइक दैट। आज लेट से वैसे जनरल बोल रहा हूँ, श्रीलंका और या नेपाल और वॉट भारत की वॉर हो जाए, तो उससे भारत को क्या फर्क पड़ने वाला है यार? नहीं। वो वाली आते, वीक का स्ट्रॉन्ग पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग का वीक पर इफेक्ट होता है। तो यहां पर HCl के कारण एस वाटर का डिसोसिएशन कम होगा। तो इस H प्लस की ऑलरेडी कंसंट्रेशन कितनी है? C। ये किससे आई? HCl से। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन C किसके कारण है? HCl के कारण। मान लेते हैं पानी के कारण कितना और H प्लस आयन आ रहा है? X। तो OH आयन कंसंट्रेशन तो कितनी होगी? X। लेकिन सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होगी वो कितनी होगी? C प्लस एक्स। सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होगी वो होगी C प्लस एक्स। अब आपको यहां पर C पता होगा, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻14 विच इज KW। आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दे रखी होगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, पहले x के लिए सॉल्व करना। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, x आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर आपका क्या है? C प्लस एक्स। फाइनल आंसर आपका क्या है? C प्लस एक्स। राइट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। केस 1, केस 2, पहले सोचना केस 1 का क्वेश्चन है या केस 2 का है, जो कि बहुत आसान है। फाइंड H प्लस आयन एंड pH ऑफ 0.1 m HNO3 10⁻³ m HCl 10⁻⁵ m NaOH and fourth part 10⁻⁷ m HCl। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। y 10⁻⁵
14। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। है अमन? लास्ट क्लास में थे या नहीं थे? 135। आयुष का आंसर आ गया 135, दीपक का भी आ गया 135, 1357, वन हरेंद्र 135। एग्जैक्ट, अच्छा निखिल का आंसर भी आया। चलिए एक डेटा यहां पर और दे देता हूं, उसकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। ये वैल्यू याद रखना, √5 बहुत जगह आएगा। वैसे √5 की एग्जैक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू की मैं बात करूं तो 2.23 होता है, √5। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। राइट नाउ इन क्वेश्चंस में आप 2.24 यूज कर लेना। 2.24। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो चलिए ठीक है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन साफ साफ दिख रही है, 0.1 ही होगी, 10⁻³ होगी। तो pH की बात करें तो यहां pH 1, यहां pH 3, बिल्कुल सही आंसर। लेकिन थर्ड वाला आंसर बहुतों का गलत है। थर्ड वाला आंसर बहुतों का गलत है, क्योंकि यहां HCl नहीं है, NaOH है। यहां पर थर्ड पार्ट की मैं बात करूं, थर्ड पार्ट के लिए, तो OH आयन कंसेंट्रेशन जो होगी वो 10⁻⁵ होगी। तो POH इज 5। हाँ, अब आप चाहो तो इससे पीएच निकाल सकते हो। पीएच दो तरह से निकाल सकते हो, पीओएच से डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया पीएच प्लस पीओएच का सम 14 होता है। पीएच पीओएच 5 है तो पीएच कितनी हो जाएगी? 9। पीएच कितनी हो जाएगी? 9। या OH आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁵ है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁴ अपॉन OH आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁵, तो 10⁻⁹। यहां से भी देख सकते हो H प्लस 10⁻⁹ है तो पीएच कितनी होगी? 9। सो बी केयरफुल, ऐसा नहीं कि एसिड है, एसिड है तो ये बेस भी एसिड दिख रहा है हमें, ये बेस पता ही नहीं चल रहा यहां क्या लिखा हुआ है। बेटा एक जीरो जो होता है ना, जीरो, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता है ना। हाँ, जब जॉब लगेगी तब उसकी क्या से एक जीरो और बढ़ा दो ना, 5 डिजिट से 6 डिजिट, 6 से 7 डिजिट कर लो। और यहाँ पूरा पूरा NaOH लिखा हुआ वो नहीं दिखाई दे रहा अपने को, है वो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए वैसे मैं बता दूं 1 2 3 ये सब तो केस 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फोर्थ बहुतों के सही सही आंसर मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल बढ़िया जी बढ़िया। हाँ मुझे पता था मैं एग्जाम्पल लूंगा और तुम जंप इसी पे करोगे, मुझे सब समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया हार्दिक, आर्यन, भार्गव। एक्स की वैल्यू ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। H2O कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस OH माइनस, H प्लस आयन HCl के कारण 10⁻⁻7 x और x इक्वल्स टू 10⁻⁻14। चलिए एक बार क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁻7x माइनस 10⁻⁻14। वैसे तो करना नहीं चाहिए, ये कोई 9th-10th की क्लास नहीं है जहां पर मैं इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करूं, लेकिन ठीक है, एक पहली बार है तो मैं कर देता हूं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन आता है यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखिए हमारे आंसर कभी माइनस में नहीं हो सकते, माइनस में आयोनाइज नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमारे आंसर प्लस में ही होंगे। और ऑलरेडी ये वैल्यू तो माइनस है, तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस साइन के साथ। तो यहां पर इसको सॉल्व करें, 10⁻⁻7 प्लस 5 इन √5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करो, √5 माइनस 1 यानी 0.62 इंटू 10⁻⁻7। ये क्या आया है, वाटर के कारण H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, यानी पानी के कारण अब H प्लस आयन 10⁻⁻7 नहीं है, वो कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि HCl का वाटर पर क्या लगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो पानी से जो H प्लस आयन आ रहे हैं वो 10⁻⁻7 से कम है, बट सॉल्यूशन में टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, HCl के कारण, वाटर के कारण, HCl के कारण 10⁻⁻7, वाटर के कारण 0.62 इंटू 10⁻⁻7, तो टोटल कितना हो गया, 1.62 इंटू 10⁻⁻7। अब इसका चाहो तो आप लॉग ले सकते हो, pH इक्वल्स टू 7 माइनस लॉग 1.62। यहीं पर छोड़ दो, इसके आगे तो लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए तभी कर पाओगे, तो आपका भी फाइनल आंसर यही है। वैसे हाँ, इसकी वैल्यू लगभग ऐसी कुछ होती है, देखो log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये उससे कम ही होगी, तो ये फाइनली आंसर कुछ ऐसे आता है 6.78 के आसपास। समझ में आ गई बात? बेटा वंश कब किससे कैसे कर सकते हो सब मैं बता दूंगा, अगर नहीं बता रहा हूं तो एक ही तरीका है। समझ में आई बात? इस सर इस क्वाड्रेटिक वाले मेथड को एस्केप कर सकते हैं क्या, अगर एस्केप कर सकते होते हैं तो मैं पहले ही वही बताता। मुझे मजा नहीं आ रहा है तुम्हारे को, है ना, परेशान करने में, कोई अपनी दुश्मनी थोड़ी है। तो जिस क्वेश्चन को जैसे कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल ऑप्शंस है उसमें से जो बेस्ट वे है वो हम करेंगे, राइट अगर दो अच्छे तरीके हैं तो दोनों ही डिस्कस करेंगे, जो एक है अच्छा है वही करेंगे, बट राइट नाउ इसका कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। अगर करना है तो ऐसे ही करना होगा, और कोई तरीका नहीं है। देन ये तो दो केसेस हो गए, किसके, जब आप पानी में एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो। चार्ट पर देखो, पहला वाला केस कंप्लीट हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच कैसे निकालनी है वो हमने डिस्कस कर लिया। केस 2 पर आते हैं, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, ये सेकंड पार्ट, मतलब pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग containing weak मोनोप्रोटिक एसिड। देखिए मैं वर्ड मोनोप्रोटिक ही ज्यादातर लिखता हूं, बट बेस है तो उसके लिए, और बेस अगर है तो उसे मोनोहाइड्रोक्सिक बोला जाएगा। अब यहां मामला फंसता है भाई। मैं देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में आसान था, लेकिन यहां पर अब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो भाई एक वीक एसिड जो है ना वो 100% आयोनाइज नहीं होता है, उसका अल्फा 1 नहीं होता है, किसी का अल्फा 0.1, किसी का 0.2, किसी का 0.3, किसी का 0.001 भी होता है, किसी का 10⁻⁵ भी होता है, किसी का 0.9 भी होता है, किसी का 0.99 भी होता है। तो अल्फा जो है ना
वो वेरी करता है। तो अब एक वीक एसिड से H प्लस आयन कितने आएंगे, वो यूं कह तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एक, आपने पानी में वो वीक एसिड डाला कितना है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। पानी में अगर बहुत कम वीक एसिड डालोगे तो H प्लस आयन उसके कारण कम ही होंगे। तो एक तो पानी में आपने उस एसिड के कितने मोल्स डाले हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और दूसरा उसका अल्फा। अब एक वीक एसिड का जो अल्फा होता है, जैसा हमने पहले भी कहा था, वो के पर डिपेंड करता है। एसिड का अगर एसिड है तो उसका के ए, बेस है तो उसका के बी। देखो जो एसिड और बेस होते हैं वो पानी में आयोनाइज होते हैं। कोई भी एसिड बेस पानी में आयोनाइज हो रहा है तो उसका एक टर्म डिफाइन होगी के डिसोसिएशन। बट यहां पर एसिड के केस में उस के डिसोसिएशन को हम बोलते हैं के ए, बेस के केस में के डिसोसिएशन को बोला जाता है के बी। खैर ये कोई नई टर्म नहीं है आप लोगों के लिए, ये ऑर्गेनिक में बहुत बार ये यूज हो चुका होगा। तो एसिड के लिए के, बेस के लिए के बी, बट है ये के डिसोसिएशन। तो यहां पर अब ये सब इस पर डिपेंड करता है अल्फा उस एसिड का के बी कितना है और उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। यानी एक नहीं दो फैक्टर डिसाइड करेंगे, एक नहीं दो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि पानी में वीक एसिड से कितने H प्लस या OH आयन आ रहे हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको यहां पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो वीक एसिड होते हैं ना, ये वीक एसिड या बेस, अब ये वीक एसिड किसे कहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे एक वीक एसिड की बहुत बड़ी रेंज है, सबको एक साथ सोचोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी हमें इन वीक एसिड को भी, नॉर्मली जो बुक्स में वीक एसिड लिखा होता ना, उसको भी हमें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आने वाला। जैसे ये पता है क्या प्रॉब्लम, आपने सुना होगा थोड़े सालों पहले एक दिन शाहरुख खान भी कहता है आई एम ए कॉमन मैन। हर किसी को लगता है मैं तो कॉमन मैन हूँ। अरे भाई शाहरुख खान अगर कॉमन मैन हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। आम आदमी जिसे कहते हैं ना, आम पार्टी वाला नहीं, आप सॉरी सॉरी, आप आदमी, आप पार्टी वाला नहीं बोल रहा हूँ। तो जिस ना उसको भी ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर वीक एसिड को भी कुछ कैटेगराइज करूंगा, लेकिन उससे पहले बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड जो जिनका अल्फा वन होता है किसे कहते हैं। देखो अगर किसी का अल्फा वन है मतलब वो रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जा रही है, अच्छी खासी फॉरवर्ड में जा रही है, इसका मतलब उसका जो के डिसोसिएशन है वो वन से बहुत ज्यादा है। तो जितने भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उन सब का के बी जो होता है वो वन से बहुत ज्यादा होता है। 10⁵, 10⁶, 10⁷, 10⁸। सुन लो पहले मेरी बात, अभी छोड़ो एस आर के इनकी, अभी केवल अभी एसिड और बेस से ही मतलब है हमें। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का जो के बी होता है वो वन से बहुत ज्यादा होता है। वैसे किसी क्वेश्चन में दे नहीं रखा होता क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनका अल्फा वन होता है। बट हाँ, एक जस्ट आपके साथ डेटा शेयर करूं तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यूं मान लो कि उनका के बी वन से बहुत ज्यादा होता है। तो जो वीक एसिड होते हैं उनका के बी जो है वो वन से कम होता है। अब एक वीक एसिड की अगर मैं बात करूं तो मैं वीक एसिड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। वीक एसिड, वेरी वीक एसिड और वेरी वेरी वीक एसिड। वीक एसिड, वेरी वीक एसिड और वेरी वेरी वीक एसिड। नहीं, वीआईपी, वीवीआईपी देखा ही होगा आप लोगों ने भाई साहब, उनको भी कैटेगराइज किया जाता है। सब वीआईपी नहीं होते, कुछ तो वेरी वेरी वीक वीआईपी होते टाइप्स। तो यहां पर भी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड और वेरी वेरी वीक एसिड। अब नॉर्मली मैं बात करूं एक वीक, आप और हम ज्यादातर ना ये एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ज्यादातर हम इनकी बात करते हैं वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया,
इन्हें हम बोलते हैं ये वीक एसिड है। जनरली जिनका के 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻�6, 10⁻�7 इस रेंज में कुछ है, तो इन्हें आप कह सकते हो कि ये कुछ वीक एसिड टाइप्स है। वेरी वीक एसिड किसे कहते हैं? जिनका के 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13, 10⁻14 इस रेंज में है। कमेंट चले गए। इन्हें हम कह सकते हैं वेरी वीक एसिड। और वेरी वेरी वीक एसिड जिसे नॉर्मली हम एसिड ही नहीं बोलते हैं, जिनका के 10⁻17, 10⁻20, 10⁻24 ये इतने वीक होते हैं कि नॉर्मली हम इन्हें एसिड ही नहीं बोलते। यानी ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो आप कह सकते हो सर CH4 भी तो H+ आयन दे सकता, लेकिन ये इतने कम H+ आयन देता है जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे पानी से भी H+ आयन कोई ज्यादा नहीं आते, कम ही आते हैं, तो उनको भी तभी कंसिडर किया जाता है जब पानी में जो आप एसिड डाल रहे हो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। अदरवाइज वाटर के कारण H+ को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये तो उससे भी ज्यादा वीक है। यानी यूं कह सकते हो ये जो वेरी वेरी वीक एसिड है ये पानी से भी ज्यादा वीक है। तो यूं कह दो पानी के रेस्पेक्ट में इनका कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट हो जाएगा, पानी के रेस्पेक्ट में इनका कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए वेरी वेरी वीक एसिड को अगर आप पानी में डालोगे ये पानी की पीएच में कोई चेंज नहीं करते, पानी की पीएच में कोई चेंज नहीं करते। तो मेनली हमारा काम किससे होगा? वीक एसिड और वेरी वीक एसिड से। देखिए ये कैटेगराइजेशन मेरा अपना है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ये कैटेगराइजेशन हमारा मेरा अपना है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा कि अच्छा ये वीक है, ये किसी बुक में लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये समझने के लिए है, समझाने के लिए, इससे चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, बट ये कोई स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। अब यानी ये तो बात होगी, ये 3 अलग अलग कैटेगरीज है, ध्यान रखना। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कह सकते हो कि उसका जो के है वो 1 से बहुत ज्यादा होगा। 1 से बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 5 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। 1 से बहुत ज्यादा जब आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब समथिंग लाइक दैट 100, 1000, 10,000 इस तरह से 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 इस रेंज की हम इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सा आइडिया मैंने दिया है कि वीक एसिड, वेरी वीक एसिड एंड वेरी वेरी वीक एसिड। अब यहां पर जैसा भी मैंने आपको बताया कि किसी वीक एसिड से H+ आयन कितने आएंगे, ये 2 फैक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे। एक उस एसिड का के और दूसरा उसकी कंसंट्रेशन। देखो अगर एसिड है तो के वर्ड यूज कर लेना, बेस है तो के बी वर्ड यूज कर लेना। अभी मैं ज्यादातर जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो एसिड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन एसिड पर आते हैं, बट सेम अप्रोच किस पर लगा सकते हो? बेस पर भी। तो अब एक वीक एसिड से H+ आयन कितने आएंगे वो डिपेंड करेगा उसके के और उसकी कंसंट्रेशन पर। तो यहां पर अब मैं कुछ केसेस बना रहा हूं। वीक एसिड से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है? तो केस 1, अब ये सब याद रखना होगा। इफ कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 m एंड Ka into C is greater than equals to 10⁻⁻12। बिल्कुल अभी आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहां से आया, क्या करना है, कहां से आया, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, वो अब हमें देखना है। तो अगर एक वीक एसिड की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से है और उसका के इंटू सी 10⁻⁻12 है, पहले तो ये देखते हैं कि यार अगर मान लो इस कंडीशन को कोई एसिड सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को कोई एसिड सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या वो वीक होगा या वेरी वीक होगा या वेरी वेरी वीक एसिड होगा? चलो ये चेक करते हैं। कैसे चेक करें? कुछ वैल्यूज इमेजिन करो। जैसे इस चैप्टर में देखो, जब मैं बात करता हूं 10⁻⁻6 से ज्यादा या उसके बराबर, तो एक तो बहुतों को क्या लगता है, अच्छा 10⁻, इतने हम आलसी होते हैं ना, 10⁻6 से ज्यादा है उसके बराबर, तो फिर 10⁻6 ही सोचो ना। अरे भाई
जो ये अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं वो तब वैलिड है जब कंसंट्रेशन 10⁻⁶ के बराबर या उससे ज्यादा, इसका मतलब 10⁻⁶ उसकी लिमिट आ गई। तो जब आपको अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा सोचना है तो थोड़ी वैल्यूज ज्यादा इमेजिन करो, कम से कम 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, इस तरह से। तो लेट्स से कंसंट्रेशन मैंने कितनी मान ली, 10 की पावर ऐसे ही -4 -3 ऐसे कुछ मानो, मैं -4 मान लेता हूं, ऐसे कुछ, ऐसे रैंडम वैल्यू जस्ट आपको बता रहा हूं, आप कुछ और भी मान लेना, 10 की पावर -3। और उठपटांग डेटा मत मानो ये अभी, पहले समझो, फील लो, उसके लिए सिंपल से डेटा यूज करो, फंसाने वाले डेटा मत सोचना। लेट से ऐसे ही जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप लिखो मत। लेट सी इक्वल टू 10 की पावर -7 और के इक्वल टू सी को ले लेते हैं 10 की पावर -10, 100 टाइम्स, इसको भी ज्यादा ले लिया। सी की वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -6। दैट मीन्स यहां पर जो एसिड है वो वीक कैटेगरी का एसिड है, जबकि पानी जो है, आप ये कह सकते हो सर पानी वीक नहीं, पानी वेरी वीक एसिड कैटेगरी वाला है, पानी इज वेरी वीक, और ये जो हमने एसिड डाला ना वो वीक है। तो यहां पर आप एसिड के कंपैरिजन में वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो एसिड डाल रहे हो वो वीक है और वाटर जो है वो वेरी वीक है। ये थोड़ा फील दे रहा हूं मैं आपको कि हाँ ऐसे सोचो, अदरवाइज डेटा सामने है, ये वैल्यूज, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सीधा सीधा कह दो H+ आयन कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड। राइट, यानी पानी के कारण आपको H+ आयन कंसिडर नहीं करने हैं, तो फिर किसके कारण करने हैं, केवल एसिड के कारण। हाँ, कुछ एग्जांपल्स अगर आप सोच रहे हो, इन जनरल में आपको बताऊं, मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे जो इस कैटेगरी को कुछ सेटिस्फाई करते हैं, एसिटिक एसिड, HCOH, C6H5, COOH, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को सेटिस्फाई, और भी होंगे, ऐसा नहीं कि और नहीं है, मैं कुछ कॉमन एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं जिससे अच्छा अच्छा फील आए। ये कुछ इस कैटेगरी के एग्जाम्पल है। अब आपने पानी में ये एसिड डाला, इन जनरल मैं कैसे लिख सकता हूं, Ha कन्वर्टिंग इनटू H+ और A-। लेकिन अब ये तो 100% आयनाइज नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसका अल्फा 1 नहीं है। तो अब या तो आप इसका अल्फा निकालो, लेकिन हमें अल्फा में थोड़ी इंटरेस्टेड है, हम तो डायरेक्ट H+ आयन कंसेंट्रेशन निकालना चाहते हैं। तो लेट्स से इस एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है, C, इसमें से कितने आयोनाइज हो गए, X, तो H+ भी कितने आएंगे, X, A- भी कितने आएंगे, X। तो क्वेश्चन में आपको इस एसिड का K दे रखा होगा, K इक्वल्स टू X² अपॉन C-X। आप चाहो तो एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो एक्सप्रेशन X की टर्म में भी लिख सकते हो, वो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। क्वेश्चन में K दे रखा होगा, C दे रखा होगा, आपको किसके लिए सॉल्व करना होगा, X के लिए, X के लिए सॉल्व करना होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी उसका, लेकिन क्या टेंशन, बननी तो बन लेगी, सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्या नहीं आता क्या तुम्हें। हाँ, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ क्वाड्रेटिक बनती है, क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करनी पड़ती है, और आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक जब सॉल्व करते हैं तो B², पहले स्क्वायर लेना पड़ता है, फिर इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो आपकी स्क्वायर रूट करने की जो स्पीड है ना वो अच्छी खासी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन होता है क्वाड्रेटिक बन जाती ना, समझ में आता है क्वाड्रेटिक बन गई, ये भी पता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, बट उसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, जैसे लगता है देखने देखने से ही वो सॉल्व हो जाएगी, पेन नहीं चलाते हैं। अरे भाई क्वाड्रेटिक बन रही, सॉल्व करो यार, स्पीड बन लाओ। यानी ऐसा लगना चाहिए कि विद इन 30 सेकंड में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकता हूं, इतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, कोई डर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक बनती है, बनने दो, सर इसमें क्या कर लेंगे, तो वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस लेकिन ऐसे नहीं आएगा मेरे और आपके कहने से, वो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो उससे आएगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहां पर
आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो सकता है क्वाड्रेटिक ना बने। कब ऐसा हो सकता है कि ये जो x है ना वो c के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाए, यानी c के रेस्पेक्ट में हम इस x को, देखो कहीं पर भी x पता कौन सा नेग्लेक्ट होता है, जो ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। बहुत बार मैं कहता हूँ क्या इस x को c के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दो, तो जनता इस x को तो नेग्लेक्ट करती है, ऊपर भी हटा देती है। अरे ऊपर थोड़ी हटा सकते हो यार, फिर तो आंसर ही 0 हो जाएगा ही। या जहां ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो टर्म मल्टीप्लाई होती है वो कभी नेग्लेक्ट नहीं होती है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको कर दिया तो इसको भी। एक्स बहुत कम है लेकिन वैल्यू तो है उसकी। अब तो कब कैसे डिसाइड करें कि सी के रेस्पेक्ट में एक्स नेग्लिजिबल है या नहीं, इसकी एक और कंडीशन मैं बता रहा हूं। देखो मैं इन सब के और दूसरे तरीके भी बता सकता हूं आपको, इन सब के और दूसरे तरीके भी बता सकता हूं, लेकिन उन सब तरीकों में क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी नहीं है, तुक्का है, सही लग गया तो लग गया, नहीं तो जो मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं उसको याद रखो। क्वेश्चन करते जाओगे अपने आप याद होती जाएगी, बट क्वेश्चन करने से पहले आपको सब पता होगा कि यार कौन सी चीज नेग्लेक्ट होगी कौन सी नहीं होगी। हाँ लेकिन वो कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। कंडीशंस क्या है, अब मैं किसकी कंडीशन बता रहा हूं, इस एक्स को सी के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है। तो इफ, याद है क्या किसी को, कंडीशन याद है क्या किसी को? क्या बताओ, किसी ने नहीं लिखे अभी तक? जान भी, जब c इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो वो कैसे पता चलेगा, x तो तुमने निकाला ही नहीं। किसी का कहना है कि x को कब नेग्लेक्ट करेंगे, जब c x से बहुत ज्यादा होगा। अरे भाई x की वैल्यू निकालोगे तो समझ में आएगा ना कि c की वैल्यू x से ज्यादा है, बिना वैल्यू निकाले कैसे पता चलेगा? यस हाँ, थोड़ा लिखने में मुश्किल था बट अब बहुतों ने लिख दिया है। इफ के ए बाई सी इज लेस देन इक्वल्स टू 10⁻³ x can be neglected with respect to c। c के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो फायदा क्या होगा, अब सीधा सीधा x इक्वल्स टू √ka इंटू सी, जो h प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू √ka। तो वो थोड़ा आसान हो जाता है, स्क्वायर रूट ही निकालना होगा, अब इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी जनता क्या होती है, बस इसको याद कर लेते हैं, h प्लस इक्वल्स टू √ka इंटू सी, और कोई सा भी क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला लगा दो, चेक भी नहीं करते कि क्या x को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है। तो एक तो गड़बड़ वहां होती है, फॉर्मूला आप ये यूज करोगे, इसको याद रखो। और दूसरा, बहुत सारी जनता क्या करती, केवल के से डिसाइड कर लेती है कि के 10⁻³ तो नेग्लेक्ट कर देंगे, 10⁻⁴ तो नेग्लेक्ट कर देंगे। केवल के से डिसाइड नहीं होगा, के अपॉन सी, ये जो के अपॉन सी देख रहे हो, सी कंसंट्रेशन, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 10⁻³ है तो हम सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम सी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये सारी कंडीशंस किसी बुक में नहीं है बेटा, आपको एक चीज बता दूं मैं, ये सब हिट एंड ट्रायल से आई है, याद रखो। मैं इनके दूसरे तरीके भी बताऊंगा जिन तरीकों से बुक्स में किया जाता है, लेकिन उनमें हर एक में दो दो बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। फिर वो ठीक है आपने किए नहीं होंगे उतने वैसे क्वेश्चन, जहाँ गाड़ी फंसती वो तो हम करते नहीं है। हमें लगता है कि सब कुछ बड़ा स्मूथ स्मूथ सा अच्छा अच्छा होगा, जैसा हम सोचते हैं एग्जाम में वैसे आता है, बट वैसा होता नहीं है। विशाल इज सेइंग, मैंने 11th में पढ़ा था, मेरे टीचर ने इतना कंफ्यूज किया है कि क्या बताएं, थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर सिंप्लीफाइंग दिस। अरे विशाल अभी पढ़ो तुम, और बस साथ में होमवर्क करते रहना। आज तो अभी होमवर्क नहीं है, बहुत मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में सीरियसली बहुत मजा आता है। प्रीतम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कौन सी कंडीशन कहां से आई है ये अभी तुम्हें सोचना ही नहीं है।
कौन सी कंडीशन कहाँ से आई है वो आपको सोचना ही नहीं है अभी, केवल किस कंडीशन को कैसे यूज करना है वो याद करो, किस कंडीशन को कैसे यूज करना वो याद करो, और क्वेश्चन करो। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे खुद ब खुद समझ जाओगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कैसे आया, गारंटी के साथ कह रहा हूं, राइट। तो यहां पर आज का तो अब क्या टाइम हो गया, तो अभी मैं क्वेश्चन भी, चलो दो क्वेश्चन लिख देता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे। फाइंड H प्लस एंड pH ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड के 10⁻⁵ और सेकंड 10⁻⁵ एसिटिक एसिड इसका के भी 10⁻⁻। ये दो क्वेश्चन है, सॉल्व करना, सोचना थोड़ा सा, पहले देखना कि इसी कैटेगरी के है या नहीं है, फिर करना। तो ये तो यहां तक का होमवर्क हो गया। काइनेटिक्स की शीट में से होमवर्क दे रहा हूं, काइनेटिक्स की शीट में से रिमेनिंग जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के 1 to 7, 1 से 7। अनिकेत, गुड वन। अनिकेत का कहना सर मैंने 11th में भी पढ़ा और 11th में बहुत अच्छा समझ में आया सर, मज़ा आ गया। लास्ट में जाके उसने लिखा कि सर मेरे सर कौन थे, डैश डैश डैश, फिर उसने लिखा कुछ आगे, वो तुम सब समझ सकते हो। थैंक यू। नए स्टूडेंट्स क्या करें, कुछ नहीं करना बेटा, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़े। नए स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ें, सब समझ में आएगा। बहुत बेसिक से हम कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो भी करें, और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो ये फिक्स कर लें कि सारा होमवर्क करना है, और इस तरह से करना है कि बस इसके बाद आइनिक पढ़ना ही नहीं है। पेज फाड़ देना पे आइनिक के, आइनिक के पेजेस फाड़ देना, कह देना सब याद है सर, अब पेजेस की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा फाड़ना मत, एक काम करना स्टेपल लगा के रख देना, चलो ऐसे कर देना, फाड़ना तो मत कभी, स्टेपल रखा के रख, सर अब इसको खोलने की जरूरत नहीं, सब याद है, आप पूछो जो पूछना है। तो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उसका इस लेवल तक होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, होमवर्क बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। जो पहली बार कर रहे हैं वो करे, साथ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, देखो हार्डवर्क करना पड़ेगा, साथ में लगोगे तो आइनिक्स आसान बना दूंगा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आसान बना दूंगा, लेकिन मेरे साथ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं हो सकता। अच्छी खासी मेहनत के लिए तैयार रहना, बस ये देखना कि मेहनत करूंगा तो सारा काम हो जाएगा, मेहनत करने के लिए तैयार हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी वाली मेहनत। बहुत बढ़िया ध्रुव, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज के लिए यहीं तक करते हैं बेटा, होमवर्क मैंने लिख दिया, काइनेटिक्स को अच्छी, अभी तो केवल काइनेटिक ये तो करना ही है, साथ में काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का होमवर्क छूटना नहीं चाहिए, अच्छी तरह से करो। काइनेटिक्स का क्वेश्चन, हार्दिक बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर, काइनेटिक्स का अच्छी तरह से पार्ट होना चाहिए, ये नहीं चैप्टर खत्म हो गया तो गया वो, कि बस अब तो आइनिक से मतलब है, काइनेटिक्स से मतलब नहीं, नहीं काइनेटिक्स को भी बहुत अच्छी तरह से करना और ये सारे क्वेश्चन करो, ठीक है। चलिए बाय बाय।